जी जी मनोहर, माननीय अम्बेडकर जी। मनोहर, आपका हृदय से धन्यवाद है। आपने आज मनोहर ये 105 की जो सूचना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मनोहर, मैं सीधे बोल देता हूँ मनोहर। हाँ, बोल। इस पर ये जो आज पूरे प्रदेश में, वैसे तो कहने को ये है कि 110, 111, उसके बाद बरसात कम हुई है, लेकिन कम बरसात के बावजूद इस समय लेट बरसात हुई और लेट बरसात होने के साथ साथ इस समय पूरे प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है। और मैं यहाँ पर पूरे प्रदेश के साथ साथ विशेष रूप से जनपद इटावा में 4-5 दिन से लगातार भीषण बरसात हो रही है। और बरसात के पिछली वर्ष भी बरसात के कारण और बरसात के साथ साथ जब उत्तर प्रदेश में बरसात कम भी होती है, क्योंकि बाढ़ जब आती तो हम लोग सोचते हैं कि बरसात आई है तो जब भीषण बरसात होगी तो बाढ़ आएगी। कभी कभी होता क्या है कि बरसात नहीं हो रही और बाढ़ आ रही है। जब पूछने से पता चलता है, अधिकारियों से पूछते हैं कि भाई ये बरसात हो रही, बाढ़ कहां से आ रही, तब पता चलता है कि जो बांध है उनमें जो ऊपर जो उसमें जब पानी ओवरफ्लो होता है तो उनको उनके बचाव के लिए पानी को छोड़ा जाता है। और बड़े पैमाने पर जब वहां से पानी को छोड़ा जाता है तो बाढ़ आती है। इसका मतलब है कि हर साल बिना बरसात के भी बाढ़ आती है। ये बात हमारे ख्याल से सरकार को और अधिकारियों को जरूर पता होगी, क्योंकि बाढ़ का नियंत्रण का विभाग है, तो उसको ये पता होनी भी चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश के जो भी पश्चिम के जिले हैं, पूरब के भी जिले हैं, पूरब में तो बड़े पैमाने पर बाढ़ रहती है, लेकिन जो पश्चिम के, जिसमें खास तौर से हमारा इटावा जनपद है, औरैया जनपद है, और वहां पर पचनद है, 5 नदियों का संगम है। तो 5 नदियों के संगम में जब यमुना नदी में बाढ़ आती है तो यमुना नदी का पानी आगे बंद हो जाता है, फिर चंबल में उसका जब पानी पलट के आता है तो चंबल में भी बाढ़ आ जाती है। चंबल, यमुना, क्वारी और सिंध और पऊ जो 2 नदियां हैं उनका तो अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ी दिखती हैं। लेकिन 3 नदियां, इनका जब पानी पचनद पर विशाल रूप से इकट्ठा होता है तो हर साल कम से कम सैकड़ों गांव, चकरनगर और इटावा तहसील के, चकरनगर तहसील के और इटावा तहसील के लगभग सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं इसमें। और उसमें हजारों घर, जिस फसल को किसान महंगा डीजल और महंगी बिजली के सिंचाई करके जब वो कर पाते हैं, और बाढ़ के समय में उनकी फसल चौपट हो जाती है। और इस बार भी जब आई तो इस बार तो गंभीर बारिश के कारण लगभग 10 से ऊपर, तो मानवर ये दुखद घटना है, 10 से ऊपर मौतें भी हो चुकी हैं। कल में, परसों में इटावा की जो वो कचहरी है वहां पर लगभग 150 साल पुराना जो वृक्ष था, बट वृक्ष था, जहां हमारे आजादी के समय के, जब देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता जो सेनानी थे, जो सत्याग्रही थे, आंदोलन करने वाले थे, वो उस वृक्ष के नीचे आंदोलन करते थे। वो 150 साल पुराना बट वृक्ष भी गिर गया है, धराशायी हो गया है। और मानवर गांव में मैं तो ये सोच रहा था कि जो कच्चे मकान है, मैंने इस बात को मानवर पिछली बार भी पूछा था, ये आ जाए। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो हमने 105 में सूचना लगाई और प्रश्न भी पूछा, और आज भी हमने प्रश्न पूछा तो उसका वो प्रश्न जो है आज तारांकित प्रश्न संख्या 20 में हमारा था। इसमें हमने पिछली बार पूछा था कि क्या बाढ़ के कारण जो विकासखंड चकरनगर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित 484 व्यक्तियों को राजस्व विभाग द्वारा गृह अनुदान वितरित किया गया है। पिछली बार सरकार ने माना था कि 484 लोगों के घर गिर गए और उनको बड़ी तबाही हुई, उनको हमने गृह अनुदान वितरित किया है। इसका हमने
आज के प्रश्न में पूछा था क्या उक्त लाभार्थियों की सूची अनुदान राशि सहित सदन की मेज पर रखेंगे? तो सरकार जवाब तो बड़े जो अधिकारी बना के देते हैं। अब इसमें हमने सूची मांगी थी, उक्त लाभार्थियों की सूची अनुदान राशि सहित, लेकिन इसमें न तो नाम आए कि किसको हमने दिया और कितना दिया, लेकिन जो विवरण दिया है, बाढ़ से प्रभावित पक्का मकान आंशिक क्षतिग्रस्त 300 लोगों के मकान, पक्के मकान, मतलब इस बाढ़ में कोई जरूरी नहीं है कि कच्चे मकान ही गिरते हैं, झोपड़ी गिरती है। इसका मतलब है कि पक्के मकान भी जब बाढ़ में धराशायी हो जाते हैं और कच्चे मकान गिरते हैं, तो इसका तो ये हो जाता है कि आपने कच्चे मकान जिनको आप बीपीएल की सूची से आप मकान आवंटित करते हैं, तो क्या सरकार के पास बाढ़ के समय में जो उससे जो मकान प्रभावित होते हैं, धराशायी होते हैं, उनको भी आप जब मकान देते हैं, आवास आवंटित करते हैं, तो उनको भी बीपीएल उनमें डाल देते हैं। अगर वो जब बाढ़ से किसी का मकान ध्वस्त हुआ है, अगर उसके पास छोटी पूरी जो रोटी रोजगार भी है, क्या वो अपना पूरा मकान, जिसका पक्का मकान धराशायी हो गया और लेखपाल जाता है उसमें? जांच का अधिकारी कौन है? मान लो पिछली बार भी हमने इस बात को उठाया था कि जांच का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है सरकार के पास? पहले से व्यवस्था चल रही होगी, अंग्रेजी जमाने से का, और उसके पहले से चल रही होगी, क्योंकि कहा जाता है, अब मानिए एक गांव में कि एक तरफ लेखपाल, अगर लेखपाल की कलम से जो लिख गया, और दूसरी तरफ माननीय महामहिम राजपाल जी के बारे में कहा जाता है, वो तो हमारे महामहिम है, लेकिन लेखपाल का जरूर है कि जो लिख दिया हो गया। लेखपाल को रिपोर्ट कैसे देनी है? पिछली बार भी हमने लेखपाल के बारे में यहां कहना पड़ा था। एक लेखपाल तो जो बेअदबी से जनता से व्यवहार कर रहा था, जो भी कह रहे साहब हमारा भी घर देख लो, तो उनसे उल्टी सीधी बात बोल रहा था, जनता त्रस्त थी। तो हमने सदन चल रहा था, सदन में जब बात रखी तो कितना किया, उस लेखपाल को वहां से हटाकर, मतलब सरकार की हिम्मत देखो कि जनता के प्रति कितनी समर्पित है और कर्मचारियों के प्रति कितनी समर्पित है। लेखपाल को वहां से हटाकर दूसरी जगह कर दिया कि जाओ तुम वहां पर जनता के साथ अपमानजनक व्यवहार करो। तो वो जो रिपोर्ट लगाते हैं उसमें लिखते हैं, बेचारा आदमी कहता हमारा ये बह गया, ये बह गया, घर बह गया, मकान बह गया, हमारे ये चोट लग गई। उनको मुआवजा कितना देते? सरकार बड़ी साफ तरीके से यहाँ पलट गई। और हमारे ख्याल से हम फिर कहेंगे, माननीय नेता सदन बैठे, कि इसमें यह भी आना चाहिए कि जिनका मकान गिरा, आपने लिखा है पक्का मकान क्षतिग्रस्त हुआ, आप उनका नाम लिखते और उसमें लिखते कि आपने इनको कितनी मदद की। मुझे तो पता है पक्का कि आपने जिसका मकान गिरा कितना दे दिया, 1700 रुपया, किसी को दे दिया 3300 रुपया, किसी को दे दिया 6। मतलब ये क्या एक तरह से मजाक है सरकार? मतलब उनको जाके क्या उनके जले पर नमक छिड़कती है? मरहम के बजाय सरकार जाती है और जाके उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क देती है कि इनको कितना देखो दर्द होता है। सरकार को क्या ये देखने में मजा आता है? सरकार को करना क्या चाहिए? अगर सरकार ये जवाब देगी, हमने कई बार यहां पर जब देखा है, तो आप पिछली मतलब आप सिंधुघाटी की सभ्यता की खुदाई करने में क्या आपको जिम्मेदारी दी गई है? अगर कोई नियम कानून गलत है, पहले से चला आ रहा है, आपको बदलना चाहिए। ये सदन क्यों बनाया गया? ये सदन इसके लिए है कि उसमें ये बात आए, अगर बाढ़ में, प्राकृतिक आपदा में अगर किसी का पक्का मकान बह गया है और उसके बाद अगर उसकी ये स्थिति नहीं है कि वो पन्नी तान कर रह रहा है, अगर कोई उसकी घर में कोई वो जनहानि हो गई है, 3-3, 4-4 बच्चे, मानवर हम उनको पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि ये चीजें सरकार के पास आ गई है, कल की भी है, और ये मकान धराशायी हो गए हैं। बसरेर में उनका अनुपम पाठक है, उनका कई साल पुराना जो है मकान ढह गया, मानवर मतलब पक्का मकान ढह गया। अब वो आज की तारीख में बारिश में 100 से ज्यादा कच्चे घर गिरे, सैकड़ों लोग मानवर बेघर हो गए। मानवर सिविल लाइन क्षेत्र में गांव चंदपुरा है, जिसमें शारदा देवी की 4 नातियों, मतलब उनके नाती नाते ने, उनके बेटों के बच्चे, तो उसमें मलबे में दबने से सिंकू 10 साल, अभी 8 साल, सोनू 7 साल, आरती 5 साल, मतलब इनकी मानवर वो दुनिया से चले गए। मानवर वो उनको दीवार में दब के, मानवर इस तरह से
बड़े पैमाने पर मानो पूरे जिले में इतना दुखद है, एक 10-10 लोग तो खत्म हो गए, 100-100 लोग मतलब घायल हैं, अस्पतालों में मतलब भर्ती हैं। मानो हमारा कहना ये है, इसमें सरकार से हम आग्रह भी करेंगे, ये हमें कोई बात उसको नहीं, जनता की बात आ जाए, सिर्फ हमारा ये अनुरोध है कि सरकार जो जांच में आप लगाते हैं, हमने पिछली बार भी अनुरोध किया था, आप कम से कम उप जिलाधिकारी, कोई जरूरी नहीं कि आप वहां बैठ कर ही लेखपाल करके आएगा, आपको ऐसी बीभत्स घटनाओं में तबाही के समय में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, कानून को लेखपाल, सक्षम अधिकारी मौके पर जाएं और उसकी पूरी व्यक्ति की बात सुने, जांच करें कितना नुकसान हुआ। आप उतने की पूरे की भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति देखते हुए कि वो अपना परिवार आगे से चला ले, और जो घायल हुए हैं उनको उनके इलाज के लिए आप पूरी मानवर उनको तत्काल व्यवस्था ही नहीं, आप चेक काट के दे रहे, तहसील के चक्कर लगा रहे, चेक काट के दे रहे, 8-8 दिन तहसील के चक्कर लगा रहे, आप उनको तुरंत वहां पर मौके पर उनकी आर्थिक मदद और खाने पीने का जो सामान होता है उसकी मदद मानवर हम यही सरकार से अनुरोध करेंगे। इटावा जनपद में, औरैया जनपद में पूरा जो इलाका है चक्करनगर इटावा तहसील का, जो बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए हैं, मानवर उनकी सरकार उनकी मदद करेंगे। अवलंबनी लोक मत के विषय पर हम सरकार चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। मान्य नेता सदन। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य बसपा के द्वारा जो विषय उठाया गया है, शायद मैं समझता हूं कि आप ही नहीं सारा उत्तर प्रदेश जानता है कि कहीं पर भी कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो सरकार आपदा पीड़ितों की मदद के लिए जितनी तत्परता से कार्रवाई करती है, हम भी सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से हैं, इतनी तत्परता से मदद कभी नहीं होती। आज भी, अब वर्षा का समय समाप्त हो रहा है लेकिन अचानक वर्षा तेज हुई है, आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों को मदद देने की दृष्टि से सरकार पूरी तरह से तत्पर है, सक्रिय है, संवेदनशील है। और विशेष तौर से जो आपने आज का विषय उठाया है इटावा से संबंधित, मैं आपको यह जानकारी मैं अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसे बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुँचाने के लिए जिलाधिकारी इटावा को पहले ही 84 लाख रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं और आगे की रिपोर्ट मंगाई जा रही है। और हम ये नहीं कि क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, हम लोगों का ये रहता है कि वास्तव में जो इस प्रकार के संकट के समय दुखी है, पीड़ित है, तो उसे तत्काल मदद पहुंचानी चाहिए। और वह मदद के मामले में जो मदद पाने वाला है वह भी प्रशंसा करता है, और सरकार के माध्यम से जो मदद पहुंचाई जाती है वो पहले क्या किया जाता था, आज जब उसको पर्याप्त मदद मिलती है तो वह लगता है उसको कि उसने सरकार जो बनाई है उस सरकार ने उनके लिए जो चिंता करनी चाहिए वो चिंता की है। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं आपको सदन के माध्यम से और प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हर संकट में सरकार उनके साथ करेगी। माननीय अम्बेडकर जी, आपने बोल दिया है 84 लाख आपने भेजा है, हमने इसीलिए इस बात को कहा था। आप ठीक है, इसमें पिछली बार एक पूरा आपने जो दिया 21,73,200 रुपया, तो मुझे क्या लगता है और सरकार इस बात को देख लेगी कि आप जो मदद यहाँ से देते हैं, होता क्या है कि वो पीड़ित व्यक्ति को देने के बजाय जो और काम है उनमें आप खर्च करके और उसका हिसाब दे देते कि आपने इतना 84 लाख दिया, तो क्या सरकार जब अगली बार जब सदन आएगा तो शायद पूछ के या बिना पूछ के बताएंगे कि आपने जो पीड़ित के हाथ में जो मदद गई है वो कितनी है, और सरकार और जो प्रशासन है उसने मदद करने के नाम पर जो और व्यवस्थाएं की उसमें कितना खर्च किया। हमारा अनुरोध ये है सरकार से कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास भी मदद का ज्यादा हिस्सा पहुंचना चाहिए, यही मानवर अनुरोध। कार्य स्थगन अस्वीकार तथा सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित। अगली सूचना लेते हैं।